टी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश की बड़ी सियासत की। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा बाई इलेक्शन, 5 विधानसभा बाई इलेक्शन, सबके परिणाम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी वापसी की है उस सीट पर, सरदार शहर। वहां उनके विधायक पिछले दिनों दिवंगत हो गए थे। मुलायम सिंह यादव की वजह से मैनपुरी सीट खाली हुई लोकसभा की, वहां डिंपल जीत गई हैं। अखिलेश उनके पुत्र हैं और अखिलेश की पत्नी है डिंपल, जो पूर्व सांसद भी हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने वापसी की है और गुजरात में भाजपा ने वो कर दिखाया जो बीजेपी जिसके लिए जूझ रही थी, यानी कि 149 का एक रिकॉर्ड जो कांग्रेस के नाम बना हुआ था सीट गेन करने का, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। खैर चलिए, लेकिन ये सारा करिश्मा चला कैसे, इसको लेके हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। अनिल सेन हमारे साथी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर तिवारी साहब हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, गुजरात के लिए, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। सदमा इस वजह से कि आप सीएलपी लीडर भी नहीं बना पा रहे हैं वहां पे। राहत यह है कि आप राजस्थान में सरदार शहर से वापसी कर गए, जो सीट आपकी थी। हिमाचल में अब की बार कांग्रेस सरकार वो बन गई आपकी। लेकिन गुजरात को लेकर के मुझे लगता है कि फुल टाइम आपने एक चुनाव प्रभारी भी भेजा, लेकिन बच नहीं पाई इज्जत। योगेंद्र जी, गुजरात में इमोशनल कार्ड खेला गया देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, देश के गृह मंत्री जी के द्वारा। क्योंकि वो गुजरात के जाए जन्मे हैं, उन्होंने नारा दिया, मैंने नया गुजरात बना दिया, गुजरात की अस्मिता के साथ जोड़ दिया। और हमारे नेता अपने स्थानीय ताकत के बल पर लड़ रहे थे। हमारे पास में उतना पैसा नहीं था, हमारे संसाधन नहीं थे। मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व हमारे पास में स्थानीय नेता था नहीं, इसलिए हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज राहुल जी ने कहा कि गुजरात के जनादेश का हम सम्मान करते हैं, जो भी उन्होंने जनादेश दिया उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस मोरवी के पुल पर 150 लोग मारे गए, जहां भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच हुआ, लेकिन वहां पे बीजेपी जीत गई, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई, केवल इसलिए कि मैं गुजराती हूं। उन्होंने जो भी चुनाव प्रचार किया गुजरात की भाषा में किया, उन्होंने अपने आप को गुजराती होने का गौरव हासिल करवाया मतदाताओं को। और कांग्रेस को हमको हार झेलनी पड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, सबका साथ सबका विकास, एक निशान एक झंडा, जो जो नारे दे रहे हैं, फिर वो हिमाचल में कहां चले गया? हिमाचल की हार को भारतीय जनता पार्टी वाले मामूली हार बता रहे। अरे भारतीय मैं एक आपसे भी सर आपका एक्सपीरियंस है, मैं एक बात और चाहूंगा। करिश्माई व्यक्ति और उन्होंने उससे जोड़ दिया, एक इमोशनल कार्ड चला। लेकिन जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल से आते हैं, वहां पे इमोशनल कार्ड उन्होंने भी कहा होगा कि आपके भाई की इज्जत दांव पर है। यही तो मैं कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी वहां 68 में से केवल 25 सीटों पे सिमट गई। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, लेकिन इमोशनल कार्ड क्यों नहीं चला? वहां पे भी तो उनका बेटा, हिमाचल का बेटा, जो इस समय देश की बड़ी पार्टी, उसका अध्यक्ष है। राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने हुए हैं गुजरात का बेटा, देश में गृह मंत्री बने हुए गुजरात का बेटा। नड्डा साहब की क्या हैसियत है ये तो वीरेंद्र भाई जानते होंगे। फैसले तो केवल बड़े मोटा भाई छोटा भाई करते हैं, वहां नड्डा साहब को तो इम्प्लीमेंट ही तो करना है। नड्डा साहब को जाके भाषण ही तो देना है, नड्डा साहब को कार्यकर्ताओं के बीच में फोटो तो खिंचानी है। फैसले तो मोदी साहब को करने, फैसले तो अमित शाह जी को करने। तो गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव के साथ में जब उन्होंने जोड़ा, तो गुजरातियों ने दिल खोल करके उनको प्यार किया। फिर मैं कह रहा हूं, चार चरित्र चेहरे की बात, सबका साथ सबका विकास, देश के अंदर हम विकास की गंगा बहा देंगे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रमुख अपने गृह राज्य में चुनाव हार जाता है। इनके यहाँ तो पन्ना प्रमुख के नीचे भी 6 कार्यकर्ता। इनका तो इतना बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी मिसकाल पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा, फिर वो गुजरात में चला, फिर हिमाचल में क्यों नहीं चला? ये भी तो इनको विवेचना करनी चाहिए। हम हारे स्वीकार करते हैं, लेकिन चलो राज आप बताइए मुझे, हिमाचल में ये लोग तो हार गए, वीरेंद्र जी बताएंगे, आप लोग जीते कैसे वहां पे?
हमने जो 10 वादे किए गुजरात, हमने हिमाचल की जनता से, उन वादों को विश्वास किया। वहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है योगेंद्र भाई। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जब ये भावी प्रधानमंत्री के रूप में अवतीर्णित हुए थे, इन्होंने वादे किया था अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, नहीं सहेंगे महंगाई की मार। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं अब आपको, वीरेंद्र शर्मा जी से जवाब दिलवाता हूं। वीरेंद्र जी, कांग्रेस के लिए राहत की खबर यह है कि हिमाचल में उन्होंने सरकार बना ली है, आप लोगों से सरकार छीनी है उन्होंने। गुजरात में आपको लोगों के लिए राहत, जीत आप लोगों की तय दिखाई दे रही थी, लेकिन बड़ी राहत यह है कि एक रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़ा है। आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि वो राष्ट्रीय पार्टी का उसको बैनर मिल गया गुजरात इलेक्शन के बाद से, क्योंकि वो वोटिंग परसेंटेज का जितना होता है वो गेन कर लिया है उन्होंने। खैर, लेकिन हिमाचल की हार और गुजरात की जीत, एक मीठा स्वाद एक कड़वा स्वाद, दोनों स्वाद आज बीजेपी चख रही है। योगेंद्र जी, भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता है और मैं मानता हूं कि पूरे विश्व में भारत का लोकतंत्र इसीलिए मजबूत है कि यहाँ प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपनी हार को सहर्ष स्वीकार करती है। हिमाचल में हमने हार को स्वीकार किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ इस्तीफा राज्यपाल को दे दिया है और उन्होंने जनता से वादा भी किया है कि आगे भी हम आपके इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। अब हम हार की समीक्षा करेंगे, कैसे हुई, क्यों हुई। निश्चित रूप से हर राजनीतिक पार्टी करती है और एक राजनीतिक पार्टी का जीवन चक्र भी यही है, कभी हार कभी जीत। और मैं समझता हूं कि जीत में ना ज़्यादा घमंड करना चाहिए और हार में ना ज़्यादा विचलित होना चाहिए। गुजरात में हमारी प्रचंड विजय हुई है, हम फिर भी समीक्षा करेंगे वहाँ पर भी कि जिन सीटों पर हम हारे हैं, चाहे वो 15-20 सीटें हैं, वहाँ पे भी हम क्यों हारे, ये हर राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए। और एक बड़ा राजनीतिक संदेश इस भारत की जनता ने अभी जो इस महीने में जो भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनमें दिया है, और वो है परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स। आप कौन सी पार्टी क्या कर रही है वो पार्टियों का खुद का मैटर है, उनको खुद को समझ जाना चाहिए। हिमाचल में हम हारे तो हमें समझना होगा हम वहां क्यों हारे। कांग्रेस गुजरात में इस तरीके से हारी तो खुद कांग्रेस को समझना होगा। और मेरे मित्र ने स्वीकार भी किया कि कांग्रेस के पास आज नेतृत्व की बड़ी कमी है। मैं समझता हूं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उसका एक बड़ा कारण जो मेरे मित्र ने भी बताया वह भी है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसकी वैश्विक पहचान है और पूरे विश्व ने उसको अपना नेता मान लिया है। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय और भी अब परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स का होगा, क्योंकि जनता जवाब चाहती है। जनता जिसे जनप्रतिनिधि बनाती है उससे जवाब भी चाहती है, और अगर वह कार्य नहीं करेगा, चाहे वह उपचुनाव में जीते चाहे चुनाव में जीते, अगर वह कार्य नहीं करता है तो जनता उसे घर पे भी बैठाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। जैसे अभी बता रहे थे तिवारी साहब कि एक पन्ना प्रमुख, उसके पास में भी 6-6 लोग और हैं, 10 भी हो सकते हैं। आप लोगों ने भी कोशिश की थी कि हर बूथ पे 25 लोगों की एक टीम हो। देखिए, कागजों में नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें धरातल पे होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आप कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से वो तवज्जो दे रहे हैं और आपकी एक एक्सरसाइज है वो धरातल पे दिखनी चाहिए, कागजों में नहीं। एक बड़ी बात है ये। चलिए अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी जश्न इस बात को लेकर के मना रही है कि उनका जादू चला है गुजरात में, और गुजरात में मेहनत इस बार नरेंद्र मोदी ने काफी मेहनत की। और उनका रोड शो बताया जाता है कि पहली बार इतना बड़ा रोड शो उन्होंने किया है गुजरात के अंदर। पूरी ताकत हर पार्टी लगाती है। देखिए, चुनाव को चुनाव की तरह से ही लड़ना चाहिए, लेकिन हिमाचल जाना कांग्रेस के लिए झटका है। बेशक कहने को ये कहा जाए कि हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में वहां पे हैं, और देखिए गुजरात में कांग्रेस सीएलपी लीडर भी नहीं बना पा रही है, लेकिन गुजरात में जेपी नड्डा, माफ करेगा, हिमाचल में जेपी नड्डा, उधर प्रधानमंत्री और अमित शाह। जेपी नड्डा नहीं बचा पाए तो सियासी हलकों में कुछ ऐसी चर्चाएं होती हैं कि नड्डा जी की साख पर भी इससे सवाल उठेंगे। देखिए, बिल्कुल राजनीति में ऐसा होता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात पर काफी फोकस किया। कांग्रेस भले ही सवाल खड़ी कर रही हो, लेकिन चुनाव का अगर देखा जाए गुजरात में कांग्रेस ने कितना दम लगाया ये मंथन करना होगा। किस नेता को उतारा, रणनीति क्या थी गुजरात के अंदर कांग्रेस की, और जनता तक अपनी बात कितनी पहुंचा पाई, तमाम ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। पिछला चुनाव अगर कांग्रेस का देखा जाए, मुकाबला किया था, कड़ा मुकाबला भी रहा, और बीजेपी को भी लगा कि शायद हाँ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सेफ नहीं है। लेकिन ये चुनाव शुरुआत से देखा जा रहा था, गुजरात की जनता हो, गुजरात के तमाम नेता हो, बीजेपी तो जीत के दावे कर रही थी, लेकिन कांग्रेस भी
तभी जुबान की ये मान रही थी कि गुजरात में शायद उनके लिए कोई जमीन नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी हार, क्योंकि 20 तक की सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं आना ये क्या चुनौती है। हार जीत पार्टियों की चलती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी हार ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी। और आने वाले दिनों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी दस्तक दे चुकी है, 5 के करीब सीटें आम आदमी पार्टी ने गुजरात में गेन की है, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा वो भी यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की जमीन कहाँ रहेगी, कहाँ से धरातल को मजबूत यहाँ पर कर सकती है। क्योंकि हिमाचल का चुनाव बेशक जीता है, लेकिन हिमाचल बड़ा स्टेट नहीं है। हिमाचल के चुनाव की अगर रणनीति देखी जाए, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बीजेपी के लिए ज्यादा काम करके गया। पार्टी को चुनौती अगर वहां पर होती, क्योंकि अगर आंकड़ों को देख लिया जाए, सुबह सुबह जब हमने देखा हिमाचल चुनाव को, तो लग रहा था कि शायद काफी टाइट वाली स्थिति रहेगी। 33-33 का मुकाबला वहां पर आ रहा था। ये लग रहा था कि शायद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरकार जब नतीजे यहाँ पर आए तो कांग्रेस के लिए सुखद जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी इतनी हारी भी नहीं है। मुकाबला देखा जाए काफी कड़ा मुकाबला हिमाचल में रहा है। तो कांग्रेस के लिए एक ये चिंता का विषय भी है कि देखना होगा गुजरात में क्यों हारे और हम जनता तक बात क्यों नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि तमाम मैंडेट देख लिया जाए, कल एमसीडी का चुनाव हमने दिल्ली में देखा, यहाँ पर गुजरात का देख लिया जाए, हिमाचल का देखें, या फिर बाई इलेक्शन भी यहाँ पर देखा जाए, सिंपैथी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। जब तक जनता तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, जनता तक पार्टी ये विश्वास नहीं दिलाएगी कि उनको जिताएंगे, तो उनके लिए ये विकास की विजन जो है पार्टी लेकर आएगी। पार्टी को अगर वो वोट देंगे तो पार्टी हित जो है जनता का वो उस तरह से कर सकती है। अनिल, एक चीज और यहाँ देखिए, राजनीतिक दलों को भी बांटने की कोशिश करनी चाहिए कि एक राज्य में जिस लीडरशिप को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां करिश्मा चल जाता है, लेकिन दूसरे में नहीं चल पाता है। वही एजेंडे वहां पे होते हैं, वही वहां पे होते हैं, लेकिन एक जगह जनता उन्हें सिर माथे पे बैठाती है, लेकिन दूसरी जगह खारिज कर देती है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की करिश्मा की बात करना चाहूंगा मैं। गुजरात निश्चित रूप से उन्होंने 7वीं बार जीत दिलाई है और यही माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के खाते में जीत जाती है। नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं कर रहे थे हिमाचल में भी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पे रहे और मैनिफेस्टो भी जारी किया, बहुत सारे वादे भी किए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट उनके 10 से जो वादे किए हैं उसी की वजह से आ रही है, 10 संकल्प लिए उसकी वजह से आ रही हो, वहां भी वादों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हिमाचल में खारिज किया। यहां मुझे लगता है कि बीजेपी की कोई रणनीतिक चूक रही है, या वहां पे 40 विधायकों को घर भेज दिया, यानी कि उनके टिकट काट दिए। यहां वो सब कुछ नहीं हो पाया, तो एक बड़ा नुकसान ये भी कारण रहा कि वहां कुछ अंदाजा नहीं लग पाया बीजेपी को। देखिए बिल्कुल, और जो हिमाचल की अगर स्थिति देख ली जाए, जो कैबिनेट मंत्री हो, मंत्री जो पहले रहे हुए हैं, वो भी कई बड़ी संख्या में यहाँ पर हार हुई है। तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर वो यहाँ पर दर्शाता है। गुजरात में बड़ी संख्या में जो विधायक हैं उनके टिकट काटे गए हैं, और वो टिकट काटने के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री का भी टिकट काटा गया, जो एक बड़ा मैसेज है। मुझे लगता है कि भाजपा शासित राज्य, भाजपा का जहां पे पैठ है जिन राज्यों में, वहां के लिए नेताओं के लिए एक मैसेज है कि ऐसा भी किया जा सकता है। बिल्कुल, एक रणनीति थी गुजरात की बीजेपी के पास में, और गुजरात को जीता कैसे जाए इसको भी बहुत पहले से काम करना शुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर कर दिया गया था। हम देख रहे थे कि लगातार जब भी दौरे होते, गुजरात का हर महीने में कहीं ना कहीं दौरा हो भी रहा था, और वहां पर पब्लिक से जुड़ाव कैसे हो सकता वो भी फोकस वहां पर किया गया था। तो पार्टी ने ज्यादा फोकस किया गुजरात पर। गुजरात अगर हाथ से निकलता तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए गेन वाली स्थिति होती और एक चांस बनता, क्योंकि हर बार बीजेपी जो है, चाहे आम चुनाव हो चाहे किसी भी चुनाव हो, देखिए ये तो अक्सर सभी कह रहे थे कि गुजरात मॉडल कांग्रेस का, बीजेपी का चला, लेकिन अगर कांग्रेस वहां सत्ता में आ जाती है तो 2024 के चुनाव पे एक फर्क पड़ेगा इसका। लेकिन वो मुझे लगता है ख्वाब रह गए, वो सब चीजें नहीं हो पाई। मैं तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। गुजरात में एक अपॉर्चुनिटी इस नाते थी, ताकत आपको दूसरे लोगों के साथ मिलकर भी लगानी चाहिए थी, क्योंकि गुजरात में टक्कर देना और गुजरात को कब्जे में लेना, एक बड़ा मैसेज ये था कि आपने नरेंद्र मोदी को उनके गृह राज्य में जाके मात दी है। वो हाथ से निकल गया और आप लोग मात देने के बजाय खुद मात खा के आ गए वहां से। कोई रात आखिरी रात नहीं होती है योगेंद्र भाई। हर नई सुबह आशा लेकर के आती है। आज हम हारे हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव में इससे ज्यादा अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। हम फिर वादा कर रहे हैं, आज देश में जो वातावरण बना रखा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आज देश में जो महंगाई की चरम सीमा है, आज देश में 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने का जो जुमला भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया, 15 लाख रुपए हर घर में हम दे देंगे, ये जुमला दिया। नोटबंदी के बाद में हमारी एमएसएमई के जो छोटे व्यापार है वो लगभग समाप्त हो गए।
जीएसटी का जो गलत इन्होंने धारणा बना करके जीएसटी बन लगाई, उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था यहाँ पर खतरे में है। लेकिन मैं कह रहा हूं वहां मोदी जी की व्यक्तिगत जीत है, स्वीकार करते हैं। मोदी जी का अगर करिश्मा होता, जैसे अभी वीरेंद्र भाई कह रहे थे कि वो विश्व गुरु बन गए, विश्व के सर्वमान्य नेता बन गए, अरे केवल गुजरात की जनता नहीं माना क्योंकि वो गुजरात में पैदा हुए। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि नए चाणक्य पैदा हुए देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुए, दुर्भाग्य कि किसी भी दल में पैदा नहीं हुए। देश में सर्वोच्च अगर विश्व गुरु पैदा हुए तो भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों के दोनों आधुनिक चाणक्य और विश्व गुरु पैदाइशी गुजरात में, वहां मोदी जी की व्यक्तिगत जीत है, भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत जीत नहीं है। अगर उनका करिश्मा ही चलता फिर हिमाचल में क्या हो गया था, फिर राजस्थान शहर में क्या हो गया था, तो राजस्थान के सरदार सर तिवारी साहब, राजस्थान के सरदार शहर में किसका करिश्मा चला? वहां हमारे किसका चला? सुशासन का चला। फिर वहां भवलाल शर्मा के प्रति सिंपैथी नहीं गई वहां पे? अरे वो तो होगी होगी, अगर अच्छा काम कोई करता है दिवंगत नेता, उनके नाम पर भी वोट पड़ते हैं। तो लेकिन सर आप गुजरात, एक बात बताइए मुझे, गुजरात में जीतते हैं तो केवल नरेंद्र मोदी की बात कही जाती है उसमें कि पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी बीजेपी, उसमें अंतर कहाँ है? और सिंपैथी बात कर रहे हो आप कि सिंपैथी, सर उन्होंने सिंपैथी गेन की है, बात ठीक है कि वो अपने बेटे के लिए उन्होंने जो भी चाल चला, उन्होंने भावुकता का कार्ड खेला, कुछ भी खेला होगा, लेकिन सरदार शहर के बाई इलेक्शन में भी तो ये माना जाएगा कि वहां के लोगों ने सरदार शहर में या उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में वहां के स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय मतदाता है, उन्होंने भी उस लीडरशिप को श्रद्धांजलि दी होगी जो लंबे समय तक वहां के विधायक या सांसद रहे। लेकिन अगर अच्छा काम दिवंगत नेता करता तो उसको याद करना कोई गुनाह है क्या? चाहे वो मैनपुरी का चुनाव, चाहे राजस्थान का सरदार शहर का चुनाव। भंवरलाल शर्मा राजस्थान की वो शख्सियत ने थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन 36 कौम के लिए काम करते रहे, लगातार 7 बार विधायक रहे और केवल कांग्रेस पार्टी के नाम पे नहीं जीते, वो जनता दल में भी रहे तो भी जीते। तो उनका व्यक्तित्व भी इतना बड़ा था। और फिर राजस्थान में अशोक गहलोत जी का सुशासन, हमने शिक्षा और चिकित्सा पर जो ध्यान दिया, लोगों के लिए हमने आर्थिक रूप से जो पैकेज दिया, किसानों को 1000 रुपए प्रति माह बिजली के बिलों में हम रियायत दे रहे हैं, 50 यूनिट फ्री पूरे राजस्थान में, 30 लाख लोगों के बिल आता ही नहीं है, और 50 यूनिट के बाद में भी जो यूनिट आती है उसके ऊपर हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। ये सारी जो योजनाएं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, चाहे हमने अंग्रेजी स्कूल खोले, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हम 1,35,00,000 हम मोबाइल देने जा रहे हैं। ये राजस्थान का सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान की सरकार के खिलाफ, देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में, देश में सबसे ज्यादा अराजकता राजस्थान में, महिलाओं के प्रति अत्याचार राजस्थान में। जनता ने 8 विधानसभा के उपचुनाव हुए योगेंद्र भाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी तो इमोशनल कार्ड पे जीत के आई। चलो मैं जवाब दिलवाता हूं सर, मैं जवाब दिलवा आपको जवाब दिलवाता हूं वीरेंद्र जी से। जी वीरेंद्र जी। अनिल जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार दयनीय है, चाहे वो बलात्कार के मामले में नंबर 1 पर हो, चाहे वो दलित उत्पीड़न, दलित अत्याचार में नंबर 1 पर हो, चाहे महंगाई में नंबर 1 पर हो। अनिल जी, इन सब बातों का जनता जवाब चाहती है। हो सकता है उपचुनाव में आप सहानुभूति से जीत गए, लेकिन 2023 में जब चुनाव होंगे तब आपके पास एक गंभीर चुनौती होगी और आपकी स्थिति वैसी होगी जो वर्तमान में गुजरात में हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले मैंडेट 163 सीटों को लेके आई थी और राजस्थान में आपकी स्थिति जब भी सरकार बनती है 100 के आसपास की होती। तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय के साथ आती है। और मैं पुनः कहना चाहूंगा, पहले भी कहा है, परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती है परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स की विषय से। हम वहां पे एक विजन लेकर कार्य कर रहे हैं, लगातार 27 साल से हम वहां कार्य कर रहे हैं और ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहां देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से वहां जनता ने हमें वोट नहीं दिया हो। हमारे विजन के लिए जनता ने वोट दिया, हमारे विकास की योजनाओं के लिए जनता ने वोट दिया, हमारे नेतृत्व को जनता ने वोट दिया। जी मैं वीरेंद्र जी एक बार रोकना चाहूंगा कि हम सीधे एक बार दिल्ली का रुख करना चाहेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। वहां कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है वहां पे, और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहां जश्न का माहौल है। सीधे चलते हैं दिल्ली भाजपा कार्यालय। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो
पार्टी मुख्यालय में जो एक मंच बनाया गया है, उस मंच पे जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर की तरफ गए, जहां से तमाम कार्यकर्ताओं को उनकी एक झलक गुजरात में जिस तरह से लगभग 150 सीटों पर इन दोनों ने प्रचार किया और गुजरात के ये दो बड़े चेहरे, दो बड़े नायक एक संगठन में, एक जो है चेहरे भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मौजूद हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ है और हो भी क्यों ना, क्योंकि गुजरात में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ा है और रिकॉर्ड बनाया है। तो ये पूरे दृश्य आप देख पाते हैं और किसी भी पार्टी के लिए वहां का कार्यकर्ता, उसकी ताकत होती है। ये खचाखच भरा दिल्ली का भाजपा का राष्ट्रीय कार्यालय इस वक्त नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए काफी कही जा सकती है, क्योंकि देखिए ये ताकत होती है और उस ताकत का जब एहसास होता है, एक मत के रूप में तब्दील होता है। नरेंद्र मोदी का अलग गेटअप भी आप आज देख पा रहे हैं। जीत है उनकी रणनीति की, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस विशाल विजय सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ नेता और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए, जोश से भरे हुए, ओतप्रोत होते हुए विजय के इस सभा में अपना योगदान करने के लिए दूर दूर से आए। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ गुजरात की जनता, गुजरात के कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता जो इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में लगे, उन सबको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। यह हम सबके लिए खुशी की बात है और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जब हम गुजरात के नतीजे देखते हैं तो आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह जीत हासिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। हम जानते हैं कि विकास के साथ साथ कल्याणकारी नीति गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उन सब के लिए जो आपने नीतियां बनाई, जो आपने कार्यक्रम बनाए, जो उनके दुख दर्द को समझा, जो उनके आंसुओं को पोंछने का आपने काम किया, उस गरीब के घर में रोटी मिल सके इसकी व्यवस्था की, उसके घर में अच्छा सा शौचालय हो जाए और वो जीवन इज्जत के साथ जी सके, इसलिए यह परिवर्तन आपने ला करके दिखाया है। गरीब के घर में बिजली मिले 24 घंटे, उसको 2 वक्त की रोटी मिले, वह विकास करने के लिए उसके शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, महिलाओं की चिंता हो, युवाओं की चिंता हो, किसानों को इज्जत से आगे बढ़ने का मौका मिले, ये सारी नीतियों को आपने प्रतिपादित किया है। और जिस तरीके से आपने गुजरात में विकास में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय कार्यालय से जेपी नड्डा को हम सुन रहे थे और वहां जश्न का माहौल है। नरेंद्र मोदी मौजूद हैं वहां पे। तो चले एक बार के लिए हम यहां विदाई लेंगे और हमारी बड़ी खबर में इतना ही। हमारे दर्शकों का और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।